सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्विक रिवीजन मैराथन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी को इंडियन पॉलिटी का एक पूरा मैराथन दूंगा, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि आज की क्लास की स्पेसिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, जहां से क्वेश्चंस आए, एक एक की टर्म को आज की क्लास में कवर अप करेंगे। बट आप एटलीस्ट ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सारे की टर्म्स को आपको डिफाइन करके दो दो पैराग्राफ में लिख करके दूंगा। मैं सारे की टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। बुक्स जाकर के आप प्रेफर करोगे उसको लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, राइट। आज की क्लास में आपको पॉलिटी के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा, राइटली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पार्ट 1 प्रीएम्बल, वहां से लेकर के जितने भी आपके लोकल बॉडीज एंड ऑल, एवरीथिंग विल कवर इन टुडेस क्लास, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट वन शॉट मैराथन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड हियर इट स्टार्ट्स। पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है आईएएस के एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस वनडे जितने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये सीरीज इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा कि हमने एक एक पार्ट को बहुत ही कम एरिया में स्पेशली विद द की टर्म समराइज किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ पॉलिटी जरूर पढ़ा होगा। दिस इज एटलीस्ट नॉट गोइंग टू बी योर फर्स्ट टाइम विद इंडियन पॉलिटी। एटलीस्ट पहली बार तो आप नहीं पढ़ रहे हो, राइट। अगर आपने इतना भी किया हुआ, यू आर गुड टू गो विद मी, ठीक है। बाकी समझा दूंगा मैं, टेंशन नहीं करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर मैं आपको बताऊं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या फाउंडेशन रहा है, कुछ तो इसका बेस है, फाउंडेशन क्या है आपको, तो आपको सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं? सोल एंड आइडियल, ठीक है। प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कह सकते हैं बिगिनिंग स्टेटमेंट है, राइट। कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है प्रीएम्बल, राइट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल, जिसको आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा समराइज करता है। जैसे आपने सुना भी होगा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो यहाँ पे की टर्म दिखाई देंगे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पांचों की टर्म्स दिख गए। और क्या की टर्म्स है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे के सारे की टर्म्स आपके सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको प्रीएम्बल को ब्रेक डाउन करता हूं। प्रीएम्बल स्टार्ट होता है सर वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है सर? वी द पीपल ऑफ इंडिया को बोलते हैं हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब आपके संविधान को पावर कहां से मिलता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है सर? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हम जो इस देश के नागरिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ अथॉरिटी है किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पहली बात। दूसरा, हमारा जो संविधान, हमारा जो देश है, हमारे देश का नेचर क्या है? कहते हैं ना कि यार वो इस इंसान का नेचर क्या, बहुत ही खड़ूस है, वो इंसान यार बहुत ही काइंड हार्टेड है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। वैसे अपने देश का क्या नेचर है? तो सर हमारा जो देश है ना, हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है। क्या है? सॉवरेन है। और क्या है सर? हमारा देश सेक्युलर है। और क्या है सर? हमारा देश सोशलिस्ट है। और क्या है सर? ट्रिपल एस डी आर, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। और क्या है सर? हमारा देश है रिपब्लिक, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट है जिनको YouTube पे वीडियो तेज देखने की आदत है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप इसको 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इजीली आपको समझाते हुए चलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और एक और सजेशन है, राइट, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ प्लीज। ऐसे घूमते हुए, खाना खाते हुए, गर्लफ्रेंड से बात करते हुए नहीं देखना है, प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ एटलीस्ट। तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है सर? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपली आप याद कर सकते हो ट्रिपल एस डी आर। कैसे याद कर सकते हो? ट्रिपल एस डी आर। अब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में ना कुछ और इंपॉर्टेंट से टर्म्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको दिखाई देगा लिबर्टी, ठीक है, प्रीएम्बल में। और क्या दिखाई देगा? इक्वालिटी। और क्या दिखाई देगा? फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये जो की टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, है ना, ये एक्चुअली में आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस देश में रहने वाले हम सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम सभी को क्या मिले? जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। अब फटाफट की टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला की टर्म है सर सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है सॉवरेन का मतलब? सर सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। मतलब जो देश है हमारा, ये खुद के डिसीजन लेने के लिए सशक्त है। ऐसा नहीं कि कल इंडिया पाकिस्तान का इश्यू तो अमेरिका आके बोलेगा कि इसको कैसे करना है। वो एक आजकल मीम बहुत चल रहा है ना, अमेरिका क्या बोलता था, राइट, आज हम बोलते तू क्या है वे, राइट।
तो वही वाला सीन है। मतलब सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब हम अपने डिसीजन लेने के लिए वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सेक्युलर वर्ड धर्मनिरपेक्ष, मतलब हमारा जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी कोई रिलीजन नहीं है, धर्मनिरपेक्ष। तीसरा सोशलिस्ट, वैसे आज के टाइम पीरियड में हम मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं समाज में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करो कि गरीब से गरीब वर्ग को भी रिसोर्सेस मिले, उनका भी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो, उनका क्या हो, कल्याण हो, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसके बाद आपको दिखाई देगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब पता है क्या? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सर रूल ऑफ पीपल। ठीक है, क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, मतलब होता है लोगों का शासन। आई एम टेलिंग हियर टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट क्लासेस को देख रहे हैं, इनकी टर्म्स का मतलब जो मैं बता के चल रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करते हुए चले। अगर आपको हॉलिस्टिकली पॉलिटी को 1.5 से 2 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से कवर अप करना है विद ऑल द की टर्म्स सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखो, जो आपके देश में हेड ऑफ स्टेट है, संविधानिक पद पे जो सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, संविधान में जो सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भी सर इलेक्ट होकर के आएंगे। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इसका मतलब किसका मतलब है? यह है रिपब्लिक का मतलब। सो रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति भी है उनका भी इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के बेटे राष्ट्रपति, उनके बेटे राष्ट्रपति, नहीं। जैसे आपको ब्रिटेन में दिखाई देगा, आज भी महारानी का शासन, महारानी है ना, महाराजा, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे ट्रांसफर होते हुए आ रहा है। दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हमारा देश क्या है? रिपब्लिक है। हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ पीपल, हम लोग खुद को शासन कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं समाज के नीचे वाले वर्गों को भी रिसोर्सेस मिले, ठीक है। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, और सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे देश का नेचर है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस डी आर, जैसे आप कहते थे ना सुशांत सिंह राजपूत, SSR, बस उसमें एक एस और एक डी एक्स्ट्रा ऐड करना है, ट्रिपल एस डी आर, है ना। क्या हो गया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात, सर हमारे प्रीएम्बल में ना एक बार अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो बदलना पड़ेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आज के टाइम पीरियड में हमारी सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी 1950s के हिसाब से चले, तो क्या आपकी सोसाइटी 1950 से आज के टाइम पीरियड में डेवलप नहीं हुई है? सर बहुत डेवलप हो गया। हमें नहीं पता था कि उस टाइम पीरियड में हमारे पास में ईमेल नाम का कोई चीज होगा, हमारे पास में इंटरनेट नाम का कोई चीज होगा, और तो और हमारे पास में AI नाम का कोई चीज होगा। आज अगर हमारा सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो इवॉल्व करेगा, तभी ना जाके हम अपने सोसाइटी को जस्टिस दिला पाएंगे कि समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, संविधान के हिसाब से चलो। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? इवॉल्व किया। इवॉल्व कैसे करते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं। तो हमने अपने प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट किया था, उसको हम बोलते हैं सर 42nd अमेंडमेंट। मतलब इसके पहले 41 बार 41 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका था, 42nd टाइम जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपके प्रीएम्बल में हुआ है, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा, देखो 42nd अमेंडमेंट हुआ है कब? 1976 में। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में हमने क्या किया? 3 शब्दों को अपने प्रीएम्बल में जोड़ा है। कौन कौन से शब्द हैं? सर सोशलिस्ट है, सर सेक्युलर है, सर इंटीग्रिटी है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को हमने प्रीएम्बल में इसमें जोड़ा है, राइट। इसके बाद से हमारा प्रीएम्बल आज को आपको ऐसा दिखता हुआ नजर आएगा। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि 1950 में, 1950 में, राइट, हमारा जो देश था उसका स्टेटस क्या था? तो हमारे देश में हमने क्या पढ़ा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अगर हमने 1976 में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जोड़ा हुआ है, तो सोशलिस्ट सेक्युलर हटा दो, तो क्या बचा? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यही तो हमारा देश था। 1950 में हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ था कि हम एक सॉवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 2 शब्द और इसमें हमने ऊपर वाले में नेचर में ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया सोशलिस्ट और एक ऐड कर दिया सेक्युलर। कितना बेसिक था। मतलब आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन बस ये चेक कर रहा था कि क्या आपको 42nd अमेंडमेंट पता है। कितना बेसिक टेस्ट कर रहा है। और ये आईएएस का एग्जाम नहीं, स्टेट पीसीएस से लेकर के असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, सारे एग्जाम्स में इन्हीं चीजों को टेस्ट किया जाता है। सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो प्रियम्बल है कहीं ना कहीं आपके कोर फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फिलोसफी क्या होना चाहिए, फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फिलोसफी क्या होगा। आई थिंक दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे। चलो, तो हमने यहाँ पे सर प्रियम्बल को देख लिया, प्रियम्बल होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट मी जस्ट फर्स्ट जूम इट, ताकि ना थोड़ा सा आपको क्लियर और दिखाई दे। वैसे विजिबिलिटी का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा और मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। देखो, यूनियन एंड टेरिटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक दिखाई देगा। मैं आपको पहले बता दूं, आर्टिकल 1 पता है क्या बोलता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इंडिया दैट इज भारत, हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जिस तरीके से पॉलिटी मेरे फिंगर टिप्स पे है, आपको भी अगर अपनी पॉलिटी को फिंगर टिप्स पे करना है, आर्टिकल्स, पार्ट्स, टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट, जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ऐसे ही फिंगर टिप पे इन पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप सभी के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी का 25 दिन का एक पूरा सीरीज तैयार किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, इसी चैनल पे पावर आइज के प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, वहां पे आपको दिखाई देगा 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। 25 दिन का इंडियन पॉलिटी का चैलेंज, यानी कि पूरी पॉलिटी को 25 क्लासेस में कवर अप कराया हुआ है, जहां पे इन सभी टॉपिक के ऊपर में एक एक क्लास डिवोट किया हुआ है। एक एक क्लास में मैंने इन चैप्टर्स को डिटेल में कवर अप किया, एक एक घंटे के लेक्चर्स में। आप उन 25 घंटे के आसपास के लेक्चर को देखो, इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगेंगे। जैसे मेरे को फिंगर टिप पे पॉलिटी याद है, आपको भी याद हो जाएगी। बहुत ही ल्यूसिड फॉर्म में समझाया उसको, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। चलो वापस से आते हैं अपन, इन सभी का पीडीएफ कहां मिलेगा? यूपीएससी बाय यूपीएस टेलीग्राम चैनल पे। ऑलराइट, तो आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हमारे देश का कितना नाम है सर? 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत। हम क्या है? हम सर यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स है, इन सभी स्टेट्स का एक यूनियन है, और ये यूनियन कभी टूट नहीं सकता। दिस इज मतलब अनडिसॉल्वेबल, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल, कभी ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं में क्या पता चलता है? इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें से कोई भी स्टेट इस यूनियन को सिसीड नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। ये आपको आर्टिकल 1 में पता चलेगा, यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बेसिकली बताते हैं, अगर हमें अपने देश में कोई एक नया स्टेट बनाना है, या हमें अपने देश में कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, या स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, ये कुछ भी करना है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से होगा। बाकी मैंने इसको इस सेशन में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सपोज करो अगर आपके देश में किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री कम करनी है, बाउंड्री बढ़ानी है, कोई नया स्टेट काट के बनाना है, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको यूनियन टेरिटरी में दिखाई देगा। ये सभी करने का पावर किसके पास है? क्या स्टेट अपने से अपनी बाउंड्रीज कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, अपने नाम बदल सकते हैं? नहीं, दिस कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास में पावर है। क्या पावर है सर? पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकता है, पार्लियामेंट एरियाज को अल्टर कर सकता है, पार्लियामेंट बाउंड्रीज बना सकता है, पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम को बदल सकता है। दिस इज द पावर ओनली गिवन टू द पार्लियामेंट, राइट। यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। इनको करने के लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं, बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग मतलब प्रेजेंट हैं, 50% लोगों ने फेवर कर दिया कि हाँ सर नाम बदल दो, स्टेट का नाम बदल गया। यू ओनली नीड सिंपल मेजोरिटी, बस बात खत्म। दैट इज ऑल इज गिवन हियर। ये आपका है सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब आगे अगर मैं आपको लेकर के चलूं, तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा दिस इज दी सिटीजनशिप। क्या है ये है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से जनरली नेचुरली क्वेश्चंस नहीं आते, जनरली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हुए नहीं दिखाई देंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है, इसमें आपको दिखाई देगा आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद सिटीजनशिप को डील करते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप में आपको दिखाई देगा सिटीजनशिप आप कैसे एक्विजिशन, कैसे पा सकते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राउंड है। मत देखो, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, स्किप इट। क्या उसको टर्मिनेट करने के तरीके हैं? तो आप सिटीजनशिप छोड़ सकते हो, आपका सिटीजनशिप सरकार टर्मिनेट कर सकती है। अगर आपने किसी विदेश में किसी दूसरे देश की सरकार का सिटीजनशिप ले लिया, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, इट विल बी टर्मिनेटेड। क्योंकि हम क्या मानते हैं? वी बिलीव इज सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एक ही नागरिकता है, भारतीय, है ना। हमारे देश में ऐसी नागरिकता नहीं है कि अरे आप तो पहाड़ी है, आप तो राजस्थानी है, आप बिहारी। हमारे देश में स्टेट की नागरिकता नहीं है, हमारे देश में पूरे देश की नागरिकता है।
और आप एक टाइम पे हमारे देश की नागरिकता रख सकते हैं या फिर कोई विदेश के देश की नागरिकता रख सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू हैव वन सिटीजनशिप दैट इज गिवन इट आउट हियर, ठीक है। तो आपका दूसरा सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन सकती है, डिप्राइव कर सकती है, अगर लगता है कि आप कुछ देशद्रोही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए और आप पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो योर सिटीजनशिप कैन बी डिप्राइव्ड। तो ये सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, सिटीजनशिप कैसे छीना जाएगा, इसके बारे में कहीं भी आर्टिकल 5 से 11 के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। कितनी शॉकिंग सी बात है। आपको कौन कौन से ग्राउंड्स पर नागरिकता मिलेंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स पे आपसे नागरिकता छीन लिया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसको बेसिकली पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें सब चीजों को ऐड किया गया कि नागरिकता कैसे देनी है, नागरिकता कैसे छीननी है, सब इस पर्टिकुलर एक्ट में ऐड किया गया था। दिस इज अबाउट द सिटीजनशिप, जो कि आपको आर्टिकल 5 से 11 दिखाई देगा। यानी कि हमने क्या देखा, यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको 12 के आगे बताने से पहले एक बार मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या नाम है इसका सर? इस कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लीन दिस सो दैट आई कैन मेक यू एक्सप्लेन कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही सिंपल सा डॉक्ट्रिन है। देखो, आप सभी को पता है सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ संशोधन करने हैं, तो संशोधन करने का तरीका क्या है? बहुत ही बेसिक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। क्या है? आपने लोकसभा में पास करवा दिया, है ना, लोकसभा में मेजोरिटी मिल गई, ठीक है, राज्यसभा में मेजोरिटी मिल गई और आपके राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिया। लोकसभा ने मेजोरिटी दे दिया, राज्यसभा में बहुमत मिल गया आपको, राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिया, आपका अमेंडमेंट हो गया, संविधान में संशोधन हो गया। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के टाइम पीरियड में अगर कोई गवर्नमेंट हो या फिर भविष्य में कोई सरकार आए जिसके पास में बहुत मेजोरिटी, क्या हो उसके पास में सर बहुत ज्यादा मेजोरिटी हो, तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी बदल सकती है। हो सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है सेक्युलर, जो मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया कि आपका जो स्टेट है, राइट, जो गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। अब सरकार अगर सेक्युलर वर्ड को आपके कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दे तो आपका जो देश है कल ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है, कल ये इस्लामिक स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपने सेक्युलर वर्ड को हटा दिया, एक इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, तो आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा वैल्यू बदल गया। मतलब अगर कल आपका देश इस्लामिक स्टेट हो जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो क्या फायदा इक्वालिटी का, लिबर्टी का? मतलब आप धर्म के नाम से लोगों को ट्रीट करोगे ना, फिर इक्वालिटी लिबर्टी सब खत्म हो गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया। इसी चीज को देखते हुए आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन करके कॉन्सेप्ट को शुरू किया। इस कॉन्सेप्ट में बोला यह गया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, जिसको चेंज करने से पूरा संविधान बदल जाएगा, वैसे पार्ट्स को हम कभी भी अमेंड नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर? हम वैसे पार्ट्स को कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी ऐसा पार्ट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू डिफाइन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल है, उसको पार्लियामेंट कभी अमेंड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकती। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोर प्रिंसिपल, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमेंड कर दे, उसका अमेंड करने का जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट अल्टर इट्स फंडामेंटल फ्रेमवर्क। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही फंडामेंटल है, जिनको बदलने से आपका पूरा संविधान बदल सकता है, वैसे चीजों को कभी भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं करेगी। अब आप बोलोगे सर तो आप ही मुझे बता दो, मतलब पार्लियामेंट बोलेगी तो आप ही मुझे बता दो क्या मैं अमेंड नहीं कर सकती, कौन कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अलग अलग केसेस के थ्रू आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, किसको किसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कौन कौन से पार्ट में आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्या हमारे संविधान में एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है? नहीं, संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अगर मैं आपको बोलूं क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है? आंसर इज नो, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि आप बस हमारे केसेस को देखते रहो, भविष्य में जो जो केस हमारे सामने आएगा हम केस के हिसाब से बताते रहेंगे कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी द केस है, बस बात खत्म, है ना। यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली कौन कौन सी चीजों को आज तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डाल दिया गया? अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस से डिवाइस किया, कौन से केस के बाद ये डॉक्ट्रिन आया,
सर उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस 1973 का केस है केशवानंद भारती केस। आज तक कौन कौन सी चीजें आपको बेसिक स्ट्रक्चर में दिखाई देंगी सर? सॉवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनमें कभी भी आपका पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, इन चीजों को आपका पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकता, एज सिंपल एज पॉसिबल, because these are the most important concept which has been devised by the Supreme Court in the Keshwanand Bharati case of 1973, which is termed as basic structure doctrine, as simple as that। अच्छा, एक टर्म इसमें आपको टर्म बताते चलता हूं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है सर? फेडरलिज्म का मतलब होता है, इसको याद रखना हमेशा, डिवीजन ऑफ पावर, है ना। पावर को आप डिवाइड कर रहे हो एटलीस्ट दो ऑर्गन्स में। कितने ऑर्गन में? एटलीस्ट दो ऑर्गन में। दो से ज्यादा ऑर्गन में भी डिवाइड कर सकते हो, बट एटलीस्ट दो ऑर्गन में तो पावर डिवाइड होना चाहिए। कौन कौन से ऑर्गन? सपोज करो कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, तो आपने क्या कर दिया सर? पावर को डिवाइड कर दिया, यानी कि फेडरलिज्म। अब आप फेडरलिज्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में आप क्या करो, फेडरलिज्म शब्द को ही हटा दो और बोल दो कि सारा पावर हमने सेंटर को दे दिया। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये वर्ड्स जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की क्लास हाईली इफेक्टिव होने वाली है, पूरी पॉलिटी कवर कराऊंगा और सिर्फ की टर्म्स के माध्यम से कराऊंगा, और आप खुद शॉक हो जाओगे कि सर 13 से 14 स्लाइड में आप पूरी की पूरी पॉलिटी कैसे कवर कराओगे। आज मैं आपको करा के दिखाऊंगा। मेरा बस एक ही पर्पस है कि आप पहले टाइम भी पॉलिटी सीख रहे हो ना, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको पॉलिटी याद हो जाएगी। क्लास को आराम से देखो, 1.5 घंटे के आसपास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस पेशेंस के साथ देखो और यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना, है ना। बाद में आप लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, जो भी किताब पढ़नी है, जिस भी टीचर से जहां से पढ़ रहे हो, पेड अनपेड करते रहो। इसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे एक्सप्लेनेशन और अच्छे डिटेल तरीके से एग्जांपल्स के साथ पढ़ना है। 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है पावर आइज पे, जाओ और पूरा पूरा पॉलिटी कवर करो। उसके बाद पॉलिटी का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करके आओगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। एनीवेज, चलो अब हम आते हैं सर पार्ट 3, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब कुछ मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार जो आपके पास हमेशा से है, आपका जब से जन्म हुआ, राइट। और उन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। दीज राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल मेक श्योर दैट योर फंडामेंटल राइट इज रिस्टोर्ड। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप देश के सर्वोच्च न्यायालय पे जा सकते हो और आपका देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को गारंटी लेगा कि आपके फंडामेंटल राइट वापस से रिस्टोर किया जाए। इसलिए हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इनफोर्सेबल। क्या बोलते हैं सर इसको? लीगली इनफोर्सेबल, ठीक है। चलो अब फंडामेंटल राइट्स में आपको दिखाई देगा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 में बहुत सारे आर्टिकल्स है। एक एक करके फटाफट सारे आर्टिकल्स कवर करना अपने को। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा राइट टू इक्वालिटी, इसके बाद आपको दिखाई देगा सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 6 आपके पास मुख्यतः 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा आपको दिखाई देगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तीसरा आपको दिखाई देगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण ना कर सके, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास में फ्रीडम कि आप कोई भी धर्म को मानना चाहे आप मान सकते हैं, पांचवा आपको दिखाई देगा कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, आपके पास में फ्रीडम हो कि आप कोई भी कल्चर है, कोई भी एजुकेशनल राइट है, आप कोई माइनॉरिटी है अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, बचा सकते हैं। और आपके पास में अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट आपके वायलेट हुए, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। सबसे पहले सर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब अगर मैं आपको राइट टू इक्वालिटीज बताऊंगा ना, तो आपको इसमें एक शब्द दिखाई देगा सबसे पहले आर्टिकल 14 में, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आपको आर्टिकल 14 में क्या दिखाई देगा सर? आर्टिकल 14 में आपको दो वर्ड्स दिखाई देंगे, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप खुद मुझे बताओ इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? कानून के नजर में सब एक समान, मतलब एक गरीब इंसान हो, एक अमीर इंसान हो, अगर दोनों ने कोई गलती किया है और दोनों ने सेम गलती किया है, तो अगर उस गलती की सजा है 2 साल का जेल या फिर 50,000 रुपए जुर्माना, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए गलती सेम है। यानी कि आप खुद समझो कि एक अमीर इंसान है, सपोज करो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी महीने की इनकम है 1 लाख रुपए और उसको अगर 50,000 का जुर्माना देना है तो उसकी 15 दिन की इनकम है। अब एक रिक्शा वाला है,
राइट, उसके एक साल की इनकम 1 लाख रुपए, तो आधे साल मेहनत करेगा तो उसको 50,000 मिलेगा। तो सेम गलती करने पे एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान को अगर आप सेम पनिशमेंट दोगे तो क्या ये जस्टिशिएबल है, किसी तरीके से सही है? नहीं है सही, राइट। इसलिए कहते हैं सर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सर इसमें अमीर इंसान को प्रिविलेज मिल रहा है और गरीब बेचारा और दबते जा रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि अगर दो लोग हैं P1 और P2 तो इनको ना सेम सर्कमस्टांसेस पे हो तो ही इनको आप इक्वल ट्रीट करो। मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अगर वो गलती की है तो उसका जो पनिशमेंट है, अगर दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वैसी गलती करता तो उसको भी सेम पनिशमेंट दो। क्यों? क्योंकि दोनों के सिचुएशंस सेम होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ ने इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। यहां पे था सर इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून के नजर में एक समान। अब सुनो, इक्वालिटी बिफोर लॉ के ना एक दो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां पे काम नहीं करता है? अमीर और गरीब सब एक समान होने चाहिए, लेकिन याद रखना आपके देश के राष्ट्रपति, आपके स्टेट्स के गवर्नर, ठीक है, इन लोगों के अगेंस्ट में कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर सपोज करो इन्होंने कुछ क्राइम किया है, लेट अस सपोज दैट, तो भी आप इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस की शुरुआत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर ये संवैधानिक रूप से बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं। कैसा सुनने में लगेगा कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध में इस प्रकार का कोई क्रिमिनल केस स्टार्ट हो गया? अगर ऐसा कुछ सुनने को है तो क्या लगेगा कि यार हमारे देश का सबसे पहला नागरिक है, इतना बड़ा संवैधानिक पद है। तो उस पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं या फिर कोई भी हमारे देश में किसी भी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट होते हैं, उनके अगेंस्ट कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो उस पद पे बैठे हैं। पद से चले गए तो आप स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर यही क्राइम आप करोगे तो आपके अगेंस्ट तो सर क्रिमिनल केस स्टार्ट होना है। तो इस चीज को ध्यान रखना, फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दे आर गिवन एग्जम्पशंस। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कहने का मतलब क्या था? अमीर हो गरीब हो सब एक समान। यहाँ पे आपके राष्ट्रपति और गवर्नर तो एक समान नहीं देखे जा रहे, तो ये क्या है? दिस इज द एक्सेप्शन, इसको याद रखना। बाकी अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है तो उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया जा सकता है 14 या 15 दिन का नोटिस देकर के, या फिर 2 महीने के आसपास को नोटिस देकर के, दैट कैन बी स्टार्टेड। सो अलग चीज है, विल स्टडी अबाउट दैट अहेड, ठीक है। तो ये था सर आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बाकी आपको क्या दिखाई देगा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और 5 ग्राउंड्स बताता है कि 5 ग्राउंड पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वो 5 ग्राउंड क्या है? आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि 5 चीजों पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजों पे? सर उसके कास्ट पे, उसके सेक्स पे, उसके रेस पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पे उसका जन्म हुआ है, और कौन सा था? कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट पे नहीं कर सकते, सेक्स पे नहीं कर सकते, उसके रेस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ। सो मतलब एक और कंडीशन है, देयर एक्चुअली 5 कंडीशन, 5 कंडीशंस पे आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। एक तो किस जाति से है, क्या उनका सेक्स है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर व्हाटएवर, रेस क्या है, कहां उनका जन्म हुआ है, और एक और कंडीशन। इन 5 कंडीशन पे आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आपको अनुच्छेद 15 में दिखाई देता हुआ नजर आएगा, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है सर? अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को समान रूप से अधिकार मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है सर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप किसी के साथ में छुआछूत नहीं कर सकते, किसी प्रकार से नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी को पूर्ण रूप से एबोलिश किया गया। क्या किया गया सर? एबोलिश कर दिया गया। और 18 बोला गया है सर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई भी इंसान कैसा भी टाइटल यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप महाराजा धीराजा, राजाओं के राजा, जमींदार, ऐसा कोई टाइटल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइटल्स हमें किसी को स्पेशल नहीं देना है, सब लोग एक समान है, तो सबको एक समान ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए कभी भी टाइटल्स आप देखोगे ना हमेशा, तो इसको ध्यान में रखना, टाइटल्स को बैन कर दिया गया है। इसमें एक्सेप्शन है, आप 2 प्रकार के टाइटल्स यूज कर सकते हो। अगर आपने एजुकेशन में कुछ अच्छा किया है, या फिर अगर आपने डिफेंस में थे। क्या थे सर? आप डिफेंस में थे। एजुकेशन में फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर का उपाधि मिल गया तो आप डॉक्टर का टाइटल इस्तेमाल कर सकते हो। आप डिफेंस में थे, आप मेजर थे, कैप्टन थे, लेफ्टिनेंट थे, ऐसा कोई भी आपके पास में रैंक था तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप बस इन 2 टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा सर आप कोई भी टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये हमने देखा है सर आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट से राइट्स।
नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर इसके आगे, इफ यू गो अहेड तो आपको दिखाई देगा 19 से लेकर के 22 तक, दिस 19 से 22 तक के जो राइट्स हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम बोलते हैं सर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सभी के पास अधिकार है अपनी बात को रखने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 6 फ्रीडम्स दिए गए, मैंने 2 ही 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप अपनी बुक से एक बार देख सकते हैं कौन कौन से। अपनी बात को रखने का, असेंबली है ना, पीसफुल तरीके से असेंबल होने का, राइट, कोई भी पेशा, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन फॉलो करने का, राइट, कोई भी एसोसिएशन स्टार्ट करने का, ऐसे ना 6 अलग अलग अधिकार है जो आपको आर्टिकल 19 देता है। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इन सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपके अधिकार से लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है, आपके इन अधिकारों से सोसाइटी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वायलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स वहां पे कम हो सकते हैं और कम किए जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, राइट, ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। फिर आपको दिखाई देगा सर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखो आपने कुछ गलती किया, उस गलती के बाद भी आपको कुछ प्रकार से प्रोटेक्शन मिलेगा। कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा? सपोज करो आपने गलती कितने बार की? एक बार गलती की तो आपको सजा भी एक बार मिली, ठीक है। आपने जब गलती किया तो उस गलती की सजा उस वक्त कानून में थी, हाँ, तब आपको उसका सजा होगा। अगर उस टाइम पीरियड पे कानून में उसकी सजा नहीं थी, वो सजा बाद में कानून में जोड़ी गई है और आपने उस गलती को पहले किया है, तो आपको सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सब वही है, नो ड्यू डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ऐसे की टर्म्स दिखाई देते हैं, राइट। और एक चीज याद रखना, आपको कभी भी आप ही के अगेंस्ट फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि जाओ पुलिस स्टेशन में और जबरदस्ती बोलो कि हाँ मैंने गलती किया तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना सर कि आपने फोर्सफुली एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको आप ही के अगेंस्ट में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है, हो सकता है सर आप एक कोई बहुत बड़े अमीर इंसान के ड्राइवर हो, उसने किसी का मर्डर कर दिया और उसने आपको बोला कि तुम ये अपने सर पे ले लो, मैं तुम्हारी फैमिली को करोड़ों रुपए दे दूंगा, और आप जाकर के एक्सेप्ट कर लिए कि मैंने गलती किया था। इसीलिए आपके फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि कभी भी आप अपनी गलती के अगेंस्ट फोर्सफुली खुद का एविडेंस नहीं बन सकते, ठीक है। वो प्रूफ जब तक नहीं होगा तब तक वो वहां पे चलते रहेगा। इसी को हम बोलते हैं सर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट है सर आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम सभी के पास में जिंदगी जीने का और डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अभी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, इसमें ना कुछ टर्म्स आते हैं, मैं पहले उन टर्म्स को समझाता हूं। आर्टिकल 21 के अंदर में सर आपको 2 टर्म्स दिखाई देंगे जहां पे 90% जनता कंफ्यूज है। एक टर्म है सर, इसका नाम है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक टर्म है इसका नाम है सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपका आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपके आर्टिकल 21 के अंदर में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपके आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं किया गया, इसको बाद में ऐड किया गया। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, मेनका गांधी केस के बाद इसको ऐड किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो आपके घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं और आपको बोला गया कि आप खाना बनाइए और आप इस रेसिपी को फॉलो करके खाना बनाइए। आपने क्या बोला? ठीक है, मैं इस रेसिपी को फॉलो करके खाना बनाऊंगा। 5 गेस्ट आए और 5 में से पता चला सर 2 लोग ऐसे थे जिनको शुगर था, ठीक है। आपने क्या कर दिया? 5 के लिए खाना बना दिया। लेकिन आपने क्या ये सोचा कि 2 लोग जो शुगर वाले पेशेंट है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, तो मुझे इस रेसिपी से थोड़ा हट करके चीनी की मात्रा कम कर देनी चाहिए क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है सर, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहता है अगर आपको एक रेसिपी दे दिया गया, आप कुछ मत समझिए, बस सीधा सीधा प्रोसेस को फॉलो करिए और खाना बना दीजिए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कोई इंतु परंतु कुछ भी नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि आपने प्रोसेस तो फॉलो किया, क्या प्रोसेस के साथ आपने ये सोचा कि जो इंसान शुगर पेशेंट है आप उसके साथ नेचुरल जस्टिस कर रहे हो? क्या उसको आप चीनी ज्यादा खिला करके उसके साथ में जस्टिस कर रहे हो? क्या आप इसके बारे में आपने सोचा? आपने इसके बारे में नहीं सोचा। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर तो चेक करेगा, इसके साथ साथ वो सर नेचुरल जस्टिस भी चेक करता है। क्या चेक करता है? नेचुरल जस्टिस भी चेक करता है। मतलब इट चेक्स द प्रोसीजर एज वेल एज द नेचुरल जस्टिस, whereas this procedure established by law it only checks the procedure। बस ये प्रोसीजर फॉलो करता है, ये नहीं देखता। मतलब कानून जो बनाया गया, ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बस ये देखता है कि जो कानून बनाया गया वो सही तरीके से बनाया गया है,
सही प्रोसेस फॉलो हुआ, लोकसभा से गया, राज्यसभा से गया, राष्ट्रपति ने साइन किया, एक्ट बन गया, प्रोसेस सही था, बात खत्म। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये देखता है कि आपने प्रोसेस तो सही किया, चलो वो अलग बात है, क्या इस कानून की आवश्यकता थी, क्या ये कानून नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। चलो पार्लियामेंट ने कुछ भी बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हर चीज को हम फॉलो करेंगे, क्या ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये क्या है सर, ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है सर, ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और आप पूरे यूट्यूब पे उठा करके देख लो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दुनिया भर की वीडियोस है लेकिन क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। आई होप इस रेसिपी वाले एग्जाम्पल के बाद आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में 1% भी इशू नहीं होगा। ठीक है, बस स्टे हियर विद मी फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, आपकी पूरी पॉलिटी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 21 में दिखाई देगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर बोला जाए सर आर्टिकल 121 में क्या मेंशन किया गया, तो सर आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बाद में ऐड किया है मेनका गांधी केस के द्वारा, लेकिन एक्सप्लिसिटली क्या मेंशन था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी कि नैरो वाला जो है ना वो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है, राइट। नो वंस लाइफ कैन बी टेकन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आपके उसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का जिक्र किया गया। ठीक है सर 21 में ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, संशोधन करके हमने एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ा, इसका नाम था राइट टू एजुकेशन। मतलब बच्चे जो है उनको हमें एजुकेशन देना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बीच का। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है, कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो आपके पास में क्या अधिकार है, तो इसमें सर 2 चीज बताया गया, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इस चीज को समझो, प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है सर आपने गलती की, आपकी गलती साबित हो गई, आपको कन्विक्ट कर लिया गया, आपको उठा करके जेल में डाल दिया गया, इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। तो अगर कोई भी इंसान, उसको पुलिस उठा करके ले जा रही है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला, उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है वो ग्राउंड बताओ, क्या गलती की उसने। दूसरा, उसके पास में अधिकार है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर ला सकता है, अपने लिए एक लॉयर ला सकता है जो उसके केस को आगे रखे। ऐसा नहीं कि आप ही नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम्हारे से लोगों के लिए तो लॉयर भी नहीं है, तुमको तो सीधा अरेस्ट, नहीं, हर इंसान के पास में अधिकार है, वो लॉयर ला सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सर 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बहुत दूर से ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम टू ट्रेवल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन इन जनरल आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। अब अगर आप सपोज करो आपके एरिया में अरेस्ट किया गया और उसी एरिया में मजिस्ट्रेट है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखा गया, पुलिस ने आपको अपने पास रख लिया, तो जो पुलिस के अधिकारी वो सस्पेंड हो जाते हैं। इसलिए पुलिस जैसे अरेस्ट करती है फटाफट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सर प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन, रोकना, मतलब ऐसा कहा गया है कि सर आपके बाहर रहने से क्राइम हो सकता है, सो इन ऑर्डर टू स्टॉप क्राइम हम आपको पहले ही डिटेन कर ले रहे हैं। आपने गलती नहीं की, हमने गलती करने से रोकने के लिए आपको पहले डिटेन कर लिया। आप बोलोगे सर ये कौन सी बीमारी है, ये क्या है, देखो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लाइव आज के टाइम पे, तो याद है आपको 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लीडर्स थे, उनको होम अरेस्ट कर लिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको डाल दिया गया था। मतलब उन्होंने गलती कुछ नहीं की है, बट फिर भी हमने उनको जेल में डाल दिया, मतलब डिटेन कर लिया। क्यों डिटेन किया, क्योंकि सर बहुत सारे लीडर्स थे जिनका स्टेटमेंट था कि अगर आप 370 हटाएंगे तो कोई भारत का झंडा नहीं पकड़ेगा, भारत का झंडा जला देंगे, दंगे होंगे, ये होंगे वो होंगे। ये सारा सबूत कोर्ट के सामने रखा गया, हाई कोर्ट का एक पैनल बैठता है, उसके सामने सबूत रखा गया, बोला गया कि सर इन नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है, अब हम 370 हटा रहे हैं, तो ये नेता जाकर के ग्राउंड पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, इससे पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करें आप हमें आदेश दीजिए, हम इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालें। हाईकोर्ट की कमेटी एविडेंसेस को पढ़ेगी और वो बोलेगी ठीक है आप इनको डिटेन कर लीजिए, तो फिर उस इंसान को 2 महीने के लिए डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी 2 महीने का टाइम हो गया, पहले 3 महीने था, सपोज करो 3 महीने के लिए उनको डिटेन कर लिया जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपकी गलती करने से पहले ही आपको डिटेन कर लिया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में कानून पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट वैसी चीजों पे कानून बनाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पूरे देश की सिक्योरिटी को थ्रेट करे, देश के इशू से संबंधित हो।
स्टेट लेजिस्लेचर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसी जगह पे कानून बनाएगा जो स्टेट की सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता हो, यानी कि दोनों के पास में अधिकार है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कानून बनाने का। ये भी आपके पार्लियामेंट में दिया हुआ है, मतलब आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। अगर आप सभी ने लक्ष्मीकांत भी पढ़ा हुआ है, आपको पता चलेगा मैं 100% कंटेंट कवर कर रहा हूं बहुत ही कम टाइम पे विद प्रॉपर एग्जांपल। So this video is going to be helpful and especially this content. Make sure you guys revise this as much time as you can. ठीक है, चलो भैया, तो हमने 19 से लेकर के 22 तक जितने भी थे हमने इनको भी देख लिया। वी हैव कवर्ड दिस 19 से लेकर के 22 वाला स्टफ आल्सो। 19 से 22 वाला भी हमने पूरा कवर कर लिया, यानी कि हमने दो कवर कर लिया। एक था सर राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी वाला कहां से कहां तक था, तो सर 14 से लेकर 18 था। ठीक है, फिर हमने फ्रीडम भी कवर कर लिया 19 से 22। अब छोटे छोटे, अब टाइम नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे दिखाई देगा सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब ऐसा ना हो कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करे, समझो इस चीज को, ऐसा ना हो कि कोई आपका शोषण करे। तो इसमें दो अधिकार दिए गए। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी से फोर्स लेबर कराओ, जबरदस्ती काम कराओ, पेमेंट ना दो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी शुरू कर दो, ये सब काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर में जो 6 अधिकार थे ना, उनमें एक अधिकार था कि आप जो भी प्रोफेशन चाहे वो प्रोफेशन आप अपने देश में भारत में कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मानव तस्करी शुरू कर दो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दो, ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दो। राइट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर में भी एक्सेप्शन है, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करो, देयर इज एक्सेप्शन अंडर द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या बोलता है सर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस जॉब। जो भी बच्चे हैं ना 14 साल तक कम के, उनको आप हजार्डस जॉब में नहीं यूज कर सकते, माइंस में, फैक्ट्रीज में, बाकी जगह पे यूज नहीं कर सकते। बाकी इसके बाद में एक्ट आया था, उस एक्ट ने 14 साल को 18 साल कर दिया। ये सब कुछ मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले सेशन में एक्सप्लेन किया, 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। वहां फंडामेंटल राइट 3 क्लास में पढ़ाया था, समझो, वहां पे बहुत डिटेल एग्जाम्पल के साथ हमने इसको कवर अप किया हुआ है। एनीवेज, इसके बाद आपका ये वाला पार्ट भी कवर अप होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली आपका ये जो आर्टिकल है ना, दिस आर्टिकल इज बेसिकली डन, है ना। व्हाई इट इज नॉट रबिंग, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन नॉट यूज द जेस्चर इरेजर बिकॉज द करंट पेज हैज टू मेनी। ओके, मेरा सिस्टम भी पागल हो गया, बोल रहा भाई किस इंसान के हाथ में दे दिया गया मुझे। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सर इसके बाद आपको दिखाई देगा छोटे छोटे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपके पास धर्म को फ्रीडम है, मतलब धर्म फॉलो करने का फ्रीडम है, 25 से लेकर के 28 तक दिखाई देगा। आर्टिकल 25 बस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊंगा। आप सभी के पास में फ्रीडम है, क्या फ्रीडम है सर, यू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अगर आप कोई धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपकी खुद की मर्जी, सर आपका कंसाइंस करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ठीक है, आप कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने धर्म वाली चीजों को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रचार एंड प्रसार। हमारे धर्म में, हमारी भगवत गीता में देखो ऐसी चीजें लिखी गई हैं, हमारे कुरान में देखो ऐसी चीजें लिखी गई है, हमारे बाइबल में देखो ऐसी चीजें लिखी गई है, मतलब आप उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोपगेशन का मतलब ये फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को बेवकूफ बना के कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं तुम हमारे धर्म को ही अडॉप्ट कर लो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिखाई देगा। बाकी आप अपने धर्म से संबंधित चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप किसी से धर्म के नाम पे टैक्स नहीं ले सकते, समझो। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म के नाम पे टैक्स लग जाए, जैसे मिडिवल इंडिया में था ना जिजिया, नॉन मुस्लिम के ऊपर में टैक्स लगता था, वो सब नहीं हो सकता। ठीक है, बस आपके पास में धर्म से संबंधित कोई भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है बना सकते हैं, आप उसमें इंस्टीट्यूशन अपना बनाइए, उसको मैनेज करिए, वो वहां पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ में आपके पास में और क्या क्या अधिकार है, तो सर 2-3 और है, बस छोटे छोटे से, इसके बाद से टॉपिक ही कंप्लीट है। आपके पास है सर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मतलब कोई भी माइनॉरिटी है तो उस माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे और अपने कल्चर से संबंधित पढ़ाई करने वाले कोई इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहे तो बना सकती है। देखो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कोई भी ऐसी माइनॉरिटी है वो अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने स्क्रिप्ट को करना चाहता है, अपने कल्चर को करना चाहता है, कर सकता है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी माइनॉरिटी है अगर वो चाहता है कि मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना है, मतलब कोई पढ़ने वाली व्यवस्था बनानी है, उसको एडमिनिस्टर करना है, सर वो कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, बस आपको ना इसको रीड करना है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बेसिकली सब कुछ पढ़ा चुका हूं, यू जस्ट नीड टू रीड दिस। ठीक है, अब
एक आपको मैं लास्ट बता रहा हूं, आर्टिकल एक था सर 31, आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था सर? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट, 44वां जो संशोधन हुआ 1978 में, इसको हटा करके लीगल राइट कर दिया गया। पहले आर्टिकल 31 था, तो इसलिए आपको दिखाई देगा आर्टिकल 30 के बाद सीधा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या आता है सर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आपका अगर कहीं भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को उसी वक्त आपको दिलाएगा, मतलब अगर आपका किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट विल मेक श्योर कि आपके अधिकार आपको मिले। और इसको इन्फोर्स कराने के कुछ तरीके, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अगर सपोज करो पुलिस ने किसी को इलीगल डिटेन कर लिया है, जेल में डाल दिया है, तो कोर्ट बोलेगा हैबिस कॉर्पस लगाएगा, कोर्ट बोलेगा कि उसको लेकर के आइए कोर्ट में, उस इंसान को लेकर के आइए, टू हैव द बॉडी ऑफ। किसी नॉर्मल प्राइवेट इंसान ने किसी को सपोज करो डिटेन कर लिया इलीगली, तो कोर्ट बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबिस कॉर्पस लगाएगा, उसको बुलाइए। मैंडामस, मैंडामस का मतलब क्या होता है? टू कमांड। कोर्ट कमांड दे सकता है कि भाई आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी अधिकारी, आपको अपॉइंट किया गया था ये काम करने के लिए, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंडामस। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, मना करना। कोर्ट बोल सकता है कि यार आप लोअर कोर्ट से, मतलब आप लोग छोटे छोटे जो भी कोर्ट्स हैं, आपको जितना पावर दिया गया ना, आप उस पावर से ज्यादा जजमेंट दे रहे हैं, आप इतना जजमेंट नहीं दे सकते, वी आर प्रोहिबिटिंग यू। ये सब क्या है? इनको बोलते हैं रिट्स। इनको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिट्स। रिट्स का मतलब होता है सर लीगल ऑर्डर। रिट का मतलब क्या होता है? लीगल ऑर्डर। ये जितने टर्म्स बता रहा हूं, जैसे मुझे पॉलिटी के एक टर्म्स रटे हुए हैं, आपको भी याद होंगे अगर आपने 25 डेज चैलेंज इंडियन पॉलिटी देखा हुआ है, या फिर एटलीस्ट आपने इन टॉपिक्स को खुद से लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, आप रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ, तो आपके लिए बल्ले बल्ले, बहुत मजे में। पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट देखो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है। मैं भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ जिसपे अभी लाइक 33 लाख सब्सक्राइबर बेस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, और साथ में उनके एप्लीकेशन पे मेरी रेगुलर क्लासेस भी जाती हैं। ठीक है, ऑल आई वांट टू से इज दैट जाके 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कंटेंट एक नंबर है, एज सिंपल एज दैट। चलो, सर्टिओररी का मतलब होता है सर टू बी सर्टिफाइड, मतलब मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं। कोर्ट, लोअर कोर्ट को सर्टिफाई कर सकती है ना कि भाई मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूं कि ये केस आप हमें दे दीजिए, आप ये केस को मत हैंडल करिए। सुप्रीम कोर्ट टू बी सर्टिफाइड लगा सकता है। और क्यों वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी आप उस काम को कर रहे हैं। तो ये सब रिट्स है। सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को जारी करके बेसिकली क्या करता है सर? इन रिट्स को जारी करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कोई भी केस अपने पास ले सकता है। तो आपको आज की क्लास में क्या पता चला, मतलब प्रिसाइजली इस पेज पे क्या पता चला? सर इस पेज पे हमने पूरा फंडामेंटल राइट डिटेल में कवर किया। ठीक है, इसके बाद सर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज, फटाफट आ जाओ, हाँ, दिस इज द डीपीएसपी। डीपीएसपी को ऐड किया गया है सर पार्ट 4A में, और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया पार्ट 4A। ए का मतलब क्या है? अमेंडमेंट, यानी कि हमने फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके। बहुत ही सिंपल। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आपका जो स्टेट है, आपकी जो सरकार है, वो अगर कोई पॉलिसी को बनाएगी, सुनो इसको अच्छे से, आपकी सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ प्रिंसिपल्स है, राइट। कुछ ऐसी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, राइट, सोशलिस्ट विचारधारा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी है, मतलब कुछ विचारधारा है। उन विचारधारा को ध्यान में रख करके आप कानून बनाइए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। क्या हो सके? देयर कैन बी वेलफेयर ऑफ पीपल। इसी को बोलते हैं सर डीपीएसपी। मतलब स्टेट के ऊपर में डायरेक्टिव है कि आप कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी एक्ट बनाए, तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए। तो जो भी डीपीएसपी है, ये क्या है? दिस इज नॉन जस्टिशिएबल। बेसिकली डीपीएसपी को पार्ट 4 में ऐड किया गया है। पार्ट 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट्स था। पार्ट 2 में क्या था? उसके पहले क्या पढ़ा है? सिटीजनशिप था। पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में था सर यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। चलते हुए सीधा हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई देगा नॉन जस्टिशिएबल, मतलब अगर आपके डीपीएसपी का वायलेशन हो, मतलब डीपीएसपी का मतलब सीधा है कि सर आपकी जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए जिससे आपका कल्याण हो सके, लेकिन आपका कल्याण नहीं हो पा रहा, नॉन जस्टिशिएबल है। आप नहीं जाके कोर्ट में बोल सकते कि सर हमारे लिए एक ऐसा एक्ट बना था लेकिन नहीं हो पा रहा, मतलब डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ था लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे।
ठीक है, इस चीज को समझे। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि जितने भी लोग हैं उनको हेल्थ की सर्विसेज मिलनी चाहिए। अच्छी बात है सर, मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिनको हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही, उनकी जान चली जा रही है। अब इस बेसिस पे आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये तो नहीं बोल सकते कि इन सरकार को बदल दो। सरकार सीधा क्या बोलेगी, सर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं, बात ही खत्म हो गई। इसीलिए इन चीजों को देख करके फंडामेंटल डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है सर इनको ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मतलब कल्याण वाला काम है, तो मोरालिटी वाली चीज है कि समाज में कुछ अच्छा हो, इसी बेसिस पर कानून बनना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है। किसने फोर्सफुली नहीं कहा है कि अगर डीपीएसपी का मतलब वायलेशन हो गया तो कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया। मोरल ऑब्लिगेशन है सर कि डीपीएसपी को फुलफिल करना चाहिए, स्टेट को डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है, किसने फोर्स नहीं किया है। वेलफेयर स्टेट, यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शोज द वेलफेयर स्टेट, इसमें से दिया हुआ कौन सा प्रोविजन वेलफेयर स्टेट को दिखाता है। उसमें प्रीएम्बल भी था, फंडामेंटल राइट भी था, डीपीएसपी भी था, फंडामेंटल ड्यूटी भी था। वेलफेयर कल्याण करना है, स्टेट को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विचारधाराओं को ध्यान में रख के एक्ट और पॉलिसी बनानी है जिससे लोगों का कल्याण हो सके, तो वेलफेयर स्टेट आपको डीपीएसपी में दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। डीपीएसपी 3 प्रकार के हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी मैं आपको दिखाता हूं। एक तो है सर सोशलिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब समाज में सबको इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कुछ विचारधारा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको इसको रीड करना है। सोशलिस्ट में कौन कौन सा है सर, तो इकोनॉमिक जस्टिस है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट है, राइट टू लिविंग है, राइट टू वर्क है, ये सबके सब सोशलिस्ट विचारधारा है। फिर आपको दिखाई देगा महात्मा गांधी जी की विचारधारा, इसमें देखो कौन कौन से आर्टिकल है, 40, 43, 46 से 48। और गांधी जी की विचारधारा में आपको दिखाई देगा प्रमोट विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 के अंदर में डीपीएसपी में लिखा हुआ था सर कि हमें ना गांव गांव में जाकर के पंचायत बनाने चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने 73rd अमेंडमेंट किया, 73वां संविधान में संशोधन किया, और उससे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। यानी कि ये एक प्रिंसिपल थी, एक विचारधारा थी, गवर्नमेंट ने इस विचारधारा से क्या कर दिया सर, पॉलिसी बना दी है, फिर इस विचारधारा से हमारे संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ दिया। अब समझ में आया डीपीएसपी का काम क्या है। डीपीएसपी बस एक रास्ता दिखा रहा है कि आप इन विचारधाराओं को फॉलो करिए। अब आपकी जो सरकार है उसको उस विचारधारा को फॉलो करके या तो कानून बनाए या फिर उससे संविधान में कुछ जोड़ दे, सरकार का काम है। अगर सरकार नहीं कर रही तो आप सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सरकार ये बोल सकती है ना कि सर हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है, कहां से सब कुछ कर दे। इसीलिए डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में चीजें समझा रहा हूं। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन डीपीएसपी। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी में भी आपको कुछ दिखाई देंगे, इसको आप फटाफट रीड करोगे, दैट इज ऑल। अब देखो अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो कोर्ट ने बोला है कि इन दोनों के बीच में हार्मनी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। डीपीएसपी पूरी समाज की बात करता है, मतलब ऐसा एक्ट बने जिससे समाज को कल्याण, वेलफेयर स्टेट हो। फंडामेंटल राइट हर इंडिविजुअल की बात करता है, मेरा अधिकार, ये बोलेगा उसका अधिकार, वो बोलेगा उसका अधिकार, ये इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। तो स्टेट जो कोर्ट ने कहा वो कहा क्या कि हमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में हार्मनी और एक बैलेंस बनाना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी बोथ। ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, इन केसेस के आप इंप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं। वही चीज आई थी कि लास्ट में कि इनमें हमें हार्मनी और बैलेंस बनाने की आवश्यकता है बस। सर 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उससे 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया है। प्री लीगल एड मिलना चाहिए, जो भी वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए आपने एमबीए वालों को हायर कर लिया, वो मैनेज कर रहे हैं और बेचारे वर्कर्स बस ग्राउंड पे उनका शोषण हो रहा है। नहीं, वर्कर्स भी इंडस्ट्री को मैनेज करने में पार्टिसिपेट करे। तो इन बेसिस पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉ बनाए हुए जहां पे वर्कर्स के कंडीशन को इंप्रूव किया गया, ये भी विचारधारा था। 48A में बोला गया कि इन्वायरमेंट ठीक ठाक करो। फिर 44th अमेंडमेंट हुआ, इसमें बोला गया कि सब इनइक्वालिटी कम करिए। ठीक है, ऐसे एक 97th भी अमेंडमेंट हुआ है, तो इन अमेंडमेंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस वो 25 डेज चैलेंज में भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक नया टॉपिक दिखाई देगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा संविधान तैयार होने से पहले जब हम गुलाम थे तो 200 साल तक भारतीयों को अधिकार कहीं नहीं दिया गया। तो जैसे ही देश आजाद हुआ और संविधान सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो सबने इंडियंस को राइट्स देने की बात की, सबने फंडामेंटल राइट का बहुत बात किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इंडियन से, भारतीयों से कुछ एक्सपेक्ट करें कि इनका भी तो सर कुछ कर्तव्य है, इनका भी तो कुछ ड्यूटी है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है सर, स्पेशली 1976 में,
75 के आसपास में इंदिरा गांधी जी का जो मतलब उस टाइम पे इमरजेंसी लगाया गया, तो बहुत सारे लोग थे जो भारत के झंडे को नीचे गिरा रहे हैं, नेशनल फ्लैग को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जाके सरकार को लगा कि यार लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, जो इस देश का नागरिक है उसका भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उसका भी तो कुछ ड्यूटी होना चाहिए उसके देश के प्रति। तब जाकर के एक कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी का नाम था स्वरण सिंह कमेटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वरण सिंह कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, क्या रिकमेंडेशन दिया कि सर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई चीज पार्ट 4A के अंदर डालना चाहिए, हर इंसान को कुछ ड्यूटीज देनी चाहिए कि भाई आपका काम है, आप इस काम को ठीक से करिए। तो जाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। अभी हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है? हमें अपने नेशनल आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो नेशनल एंथम हो, नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एम्बलम हो, जो भी हो। जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी विचारधारा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज किसी को देखो कोई गांधी जी के ऊपर सवाल उठा रहा है, कोई अंबेडकर के ऊपर उठा रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सहयोग से आपको आजादी मिली है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस एनवायरमेंट का केयर करना चाहिए। इस प्रकार से ना 11 ड्यूटीज है जो हमें करना चाहिए, और ये भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन वी आर सपोज टू डू कि हम अपने कर्तव्य को तो एटलीस्ट करें। इसको भी सर 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में। दैट इज ऑल, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे सर। दिस इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर एग्जीक्यूटिव। अगर मैं बोलूं यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब यूनियन लेवल पे कौन कौन है जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देंगे हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, एक्ट बनता है राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर के बाद, नई नई पॉलिसीज बहुत कुछ आता है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है उनके सिग्नेचर से चीजें एग्जीक्यूट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, इनसे भी एग्जीक्यूट होता है। प्राइम मिनिस्टर, भाई साहब रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। रियल मायने में पावर आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि वो चुन करके आए हैं, वो उनके ऊपर में लोगों की अकाउंटेबिलिटी है ना, वो भी एग्जीक्यूटिव है। चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री परिषद है, उनका भी सेम काम है ना। अगर हम स्टार्ट करें प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आपको राष्ट्रपति दिखाई देंगे। राष्ट्रपति साहब का जो इलेक्शन है उसके लिए एक बॉडी बनती है, उस बॉडी का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट दोनों का इक्वल रोल है। सेंटर कहने का मतलब है सर एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट कहने का मतलब है सर स्टेट से एमएलए जितने हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कौन से एमपी, कौन से एमएलए? सर सिर्फ इलेक्टेड, इस चीज को याद रखना, सिर्फ इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। यानी कि अगर कोई भी ऐसा एमपी है जिसको नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति साहब ने, राष्ट्रपति नॉमिनेट भी करते हैं कुछ लोगों को, राज्यसभा में कुल 250 लोगों की सीट है, इसमें से 238 लोग ऐसे हैं जिनका इलेक्शन होता है, ठीक है, 12 लोग ऐसा है जिनको राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो नॉमिनेट वाले लोग हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा वाले, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं एमएलए कोई भी स्टेट से, वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके पास में एक और हाउस होता है, उसका नाम है सर लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप सभी ने सुना होगा विधान परिषद। विधान परिषद के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टेड एमपी, बहुत बढ़िया, इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल दी 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स के, और सर 2 यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में। कितनी? 2 यूनियन टेरिटरीज है, उनका नाम है दिल्ली एंड पुडुचेरी। इनके इलेक्टेड एमएलए, बस सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज में क्या असेंबली नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरीज में असेंबली है, एक दिल्ली में और एक पुडुचेरी में। इनके सर इलेक्टेड एमएलए, बस यही लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुन गए, इलेक्टोरल कॉलेज डिसॉल्व हो गया। तो ये था सर इलेक्शन। राष्ट्रपति साहब का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 35 वर्ष एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए, सिटीजन, देश के नागरिक तो होने ही चाहिए, प्लस लोकसभा में इलेक्शन होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
ऐसा ना हो कि भारत सरकार में पहले से किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां से उनको पैसा मिल रहा हो, शेयर मिल रहा हो, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कोई ऑफिस को प्रॉफिट नहीं। आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, आपके लिए सब एक समान। अगर आप किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो क्या आप सबके लिए एक समान डिसीजन लेंगे? नहीं लेंगे, आप किसी ना किसी को फेवर करेंगे। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। अगर हटाना हो तो पहले देख लो, टर्म है उनका 5 साल, और अगर उनको हटाना हो तो हटाने का भी प्रक्रिया है। हटाने का एक ही तरीका है सर, अगर आपके प्रेसिडेंट साहब ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज वॉयलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राष्ट्रपति साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है तो उनको हटा सकते हैं। बस एकमात्र यही कंडीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को हटाने का, दैट राष्ट्रपति साहब ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा, तभी आप उनको हटा सकते हैं। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन भी नहीं किया गया, बस लिख दिया गया कि हाँ भाई वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप उनको हटा सकते हैं। हटाने में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। हटाने में स्टेट वाले मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्टेट वाले मेंबर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बस लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, वही लोग राष्ट्रपति को हटा देंगे। इंपीचमेंट का प्रोसेस है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास करके हटाते हैं, ठीक है। ये इंपीचमेंट प्रोसेस सब कुछ बहुत डिटेल में अपन ने कवर अप किया हुआ है वहां पे। चलो, अगर पावर्स की बात करें, कहां पे कवर किया? 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। इनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति महोदय, है ना। फाइनेंशियल पावर देखो तो मनी बिल, पैसा वाला जो भी बिल होता है वो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही आपके पार्लियामेंट में आता है। कॉन्टीजेंसी फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फंड है भारत सरकार का, राष्ट्रपति साहब के डायरेक्ट कंट्रोल में। वहां से पैसा निकालना हो, राष्ट्रपति का आदेश देंगे, पैसा निकल जाएगा, ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक पावर, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करना हो, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति वहां पे दिखाई देंगे आपको। इमरजेंसी, अगर देश पे आपदा आ गया, इमरजेंसी लगाना हो, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपके राष्ट्रपति के पास में पावर है, वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी को मैंने आगे पढ़ाया हुआ, आगे की स्लाइड्स में, अभी आराम से चलते हैं, ठीक है। प्लस आपके राष्ट्रपति के पास में सर शक्ति है कि वो समन कर सकते हैं। समन मतलब पार्लियामेंट को बैठा सकते हैं कि भैया आ जाओ, सेशन करना है, पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, राइट। ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है? सपोज करो, मतलब आपको पता है कि एक कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, कानून बन गया। क्या हो अगर लोकसभा उस वक्त सेशन में ना डिसॉल्व हो गया, कुछ भी हुआ, और कोई अचानक से एक सिचुएशन आ गया कि यार हमें अभी इस टाइम पे इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी मस्ट नीड अ लॉ, हमें कानून चाहिए ही चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये क्या करेंगे? ये सर अपना एक पावर इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का नाम है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्या करेंगे सर? ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेंगे? एक कानून बना देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 हफ्तों के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जैसे ही लोकसभा फिर से बैठेगी, उसको उस कानून को पास करना पड़ेगा। यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब राष्ट्रपति ऐसे सिचुएशन में जहां पे पार्लियामेंट नहीं बैठी हो फिर भी कानून बना सकते हैं कुछ अर्जेंट मैटर्स को हैंडल करने के लिए, आर्टिकल 123 में। इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे, ठीक है। जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72। आपके राष्ट्रपति चाहे तो माफीनामा कर सकते हैं, पार्डनिंग कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूटेशन, ये सब के सब पार्डनिंग पावर्स के अंदर में अलग अलग टर्म्स है ना। रिस्पाइट का मतलब क्या है? कोई ऐसा कैदी जिसको जेल में डाल दिया गया लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट रीजंस उसकी सजा कम करनी पड़ी। मतलब हो सकता है एक महिला को आपने कन्विक्ट किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो बिकॉज ऑफ हर इंपॉर्टेंट रीजन, कुछ स्पेशल सा कंडीशन देख करके उसकी 10 साल की सजा को 1 साल कर दिया गया। कोई ऐसा इंसान तो जो जेल में था उसको पैरालिसिस हो गया, राइट। अब गवर्नमेंट को लगा, मतलब प्रेसिडेंट को लगा कि भाई इसको 10 साल की सजा थी, पैरालिसिस हो गया, क्या ही रखेंगे, 6 महीने में छोड़ दिया। मतलब दिस इज कॉल्ड रिस्पाइट। रिप्राइव मतलब क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। रिप्राइव मतलब आगे, मतलब वही 25 डेज चैलेंज वाले सीरीज में, है ना। रिप्राइव मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है सर कि किसी को फांसी की सजा हो गई, अब उसको लग रहा है कि फांसी होनी ही होनी है, तो भाग करके आ रहा है प्रेसिडेंट के पास कि सर हमें फांसी की सजा में टेम्पररी स्टे दे दीजिए, दैट्स कॉल्ड रिप्राइव। राष्ट्रपति ने बोल दिया नहीं देंगे, तो उसकी फांसी हो जाएगी वहीं पे, है ना। तो ये सब पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में। जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी जुडिशियल पावर है। मिलिट्री पावर तो कुछ खास है नहीं, मतलब खास बताने वाली बात है नहीं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सुप्रीम है, तो मिलिट्री पावर तो इनके पास है ही। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? कोई भी दिक्कत नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है,
इसके सारे मेंबर्स इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो ये सब आकर के वोट करेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें कोई स्टेट की आवश्यकता नहीं है, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर जाकर के वोट कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, पावर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट का पावर भी इनके पास है। अगर प्रेसिडेंट का पद वैकेंट है, प्रेसिडेंट उस वक्त अपने गद्दी पे नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उस टाइम पीरियड में सारा पावर इनके पास में होगा। ठीक है, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी है, इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये सब आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे, बाकी इनको हमको बहुत डिटेल में आगे पढ़ना भी है, मतलब आप इसको कोर्सेज में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक दिखाई देगा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो आपको पता ही है, सर सरकार के मुखिया हैं, इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है। जो ये आदेश पास करेंगे वो पूरे गवर्नमेंट को, पूरे देश में सरकार को फॉलो करना है, इज द रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट साहब को सारा का सारा बात ये बताते हैं। प्राइमरली चैन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब अगर कुछ भी राष्ट्रपति को जानना है तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जान सकते हैं कि अभी सरकार का क्या प्लानिंग चल रहा है। एक और चीज, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है ये लोकसभा में इनके पास में मेजोरिटी था, तभी तो इनकी सरकार बनी है। तो कल अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाना है, इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है। नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कि अपोजिशन को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मेजोरिटी नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस पास करना है तो कौन से हाउस में पास करेंगे, लोकसभा में। क्यों लोकसभा में, क्योंकि जिसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस उसकी सरकार। तो चेक करना है कि इनके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कहां चेक करोगे, लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं चेक करेंगे। लोकसभा में कॉन्फिडेंस तो गवर्नमेंट बन गई, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो गवर्नमेंट चली गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम लॉजिकल है, कुछ भी इसमें यूनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चलिए कॉन्फिडेंस क्वेश्चन हो गया, बाकी कुछ भी नहीं, आगे अपन देख लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में पूरा एक मंत्रिमंडल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको भी बोलेंगे, सपोज करो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं अगर राष्ट्रपति जी को बोलूं कि इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, इनको हेल्थ बना दीजिए, इनको एनवायरमेंट बना दीजिए, इनको फॉरेन बना दीजिए, तो राष्ट्रपति फटाफट फटाफट उनको ओथ दिला करके मिनिस्टर बना देंगे। यानी कि मेरे पास इतना पावर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर है, वो जिसको चाहे जो मंत्री वो बना सकते हैं। समझो इस चीज को, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर का खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही मंत्री होंगे जो प्राइम मिनिस्टर खुद एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को आपकी कि आप इनको मंत्री के रूप में अपॉइंट करिए। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। किसको रिस्पॉन्सिबल है सर, ये कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सारे के सारे मंत्री कौन से हाउस से जीते, मतलब इनकी सरकार किस हाउस की मेजोरिटी से देखी गई है, लोकसभा में। मतलब अगर सपोज करो कल हमें अपनी सरकार चुनना हो तो हम लोग किसके इलेक्शन में, हम लोग कौन से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग लोकसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब हम लोग जो वोट डालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा का इलेक्शन दूसरा है। हम लोग जो वोट डालते हैं हम लोग किसके लिए डालते हैं, हम लोग लोकसभा के लिए डालते हैं। तो लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार है। तो अगर उसकी सरकार है यानी कि अगर उसके मंत्री हैं तो वो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि उनकी मेजोरिटी कहां थी, लोकसभा में। उनका कॉन्फिडेंस कहां था, लोकसभा में। उनकी सरकार हटानी है तो नो कॉन्फिडेंस कहां पास होगा, लोकसभा में। समझ रहे हो कितना बेसिक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है पॉलिटी। जो लोग कहते हैं ना बहुत टफ है, बहुत इजी है, मतलब याद करा दूंगा मैं क्लासेस में। ठीक है, लेकिन वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। चलो, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये IAS एग्जाम का PYQ है तो आप शॉक मत होना। वैसे बहुत सारे PYQ मैं करा चुका हूं, बट मेरे को भी ध्यान में आ गया यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और पता ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। गलत हो गया भैया, पार्लियामेंट नहीं, स्पेसिफिकली लोकसभा। पार्लियामेंट के अंदर तो राज्यसभा भी आ गया, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ठीक है, प्लस सर इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब रेलवे मिनिस्टर से पूछोगे आप कि सर ट्रेन क्यों पलट रही है, पूछना तो पड़ेगा उनसे, उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिजाइन भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी मिनिस्टर जिनके यहाँ पे अगर सही तरीके से चीजें नहीं चल रही रिजाइन भी कर सकते हैं। पास में बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है, तो इनके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी दिखाई देगा। और अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ तो सर एक और छोटी बॉडी बन गई, उसका नाम है कैबिनेट, जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के साथ में रहती है और यह डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक समरी यहाँ पे मिल जाएगा। चलते भैया आगे। अब आपको दिखाई देगा सर यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब आपको पता है सर, अगर मैं आपसे बोलूं पार्लियामेंट मतलब क्या, तो आप बोलोगे पार्लियामेंट का मतलब होता है, याद रखना, लोकसभा नंबर 1, राज्यसभा
नंबर 2 एंड राष्ट्रपति। बहुत लोग राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का हिस्सा मानते ही नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। एग्जाम्पल, सर मुझे एक बिल को एक्ट बनाना है। एक बिल एक्ट कब बनेगा? जब लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति साहब साइन कर देंगे, हाँ जी भैया हो गया सिग्नेचर, तब जाके बिल एक्ट बनाना। तो पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट तीनों आएंगे। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट का क्या पावर है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर मतलब ये यूनियन को लेकर के कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है। 3 प्रकार का लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट कानून बनाती है, एक होता है स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाते हैं, एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बनाता है। कंकरेंट लिस्ट इसको 7th शेड्यूल में रखा गया है। किसमें? 7th शेड्यूल में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है सर? अभी हमारे पास में 12 शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट पे भी कानून बनाती है प्लस कंकरेंट लिस्ट पे भी कानून बनाते हुए नजर आती है। फाइनेंशियल पावर की बात करूं तो सर हर साल बजट को अप्रूव करती है पार्लियामेंट। सर कोई भी नेशनल फाइनेंस है उसको पार्लियामेंट ही मेजर करती है। पैसा निकालना है, हमें पैसे की आवश्यकता है, तो जो पार्लियामेंट में पास होगा सारे लोग बोलेंगे हाँ पैसा दे दो, तो ही पैसा निकलेगा। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल पावर भी है। जुडिशियल पावर कैसे है? राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकती है। राष्ट्रपति छोड़ो, जो जजेस है, अभी आप देखो जस्टिस वर्मा न्यूज में थे, हाई कोर्ट के जो जज थे इलाहाबाद, उनको भेज दिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर में इंपीचमेंट प्रोसेस आ रहा है ना, तो इंपीचमेंट प्रोसेस कहां पे पास होगा सर? हाई कोर्ट में, सॉरी आपका पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो है वो जजेस को लेकर के भी इम्पीच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकते हैं। अगर हम सर इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करें तो पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कितना सिंपल है ना। अगर मैं पावर की बात करूं तो सर आपका जो पार्लियामेंट है उसके पास में पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। इट कैन डू अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। याद रखना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कौन से पार्ट में है? तो ये है पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम प्रीटी श्योर पार्ट 18 के अंदर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे वैसे टीचर नहीं पॉलिटी का, एक एक टर्म्स याद है मुझे। ठीक है, रीजन इज दैट कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मैंने डिटेल में कम से कम अभी तक 12-13 बैचेस पढ़ा दिए पॉलिटी में, राइट। तो मेरी पॉलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं पढ़ा के अपनी पॉलिटी को मैंने अच्छी कर लिया है ना। चलो एनीवेज कमिंग बैक, तो अच्छा एक चीज और, अमेंडमेंट कर सकते हैं हम आर्टिकल 368 में। याद रखना अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोवाइडेड अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट कर देंगे तब तो भैया बात ही खत्म है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आपके संविधान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो चेंज हो गया, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। उसके अलावा बाकी चीज में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलो आपके पार्लियामेंट का कंपोजिशन देखो तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में मैं और आप हमारे जैसे डायरेक्टली जो सिटीजन्स है वो वोट करके जिताते हैं, राइट। आपको दिखाई देगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 550 है। 5 साल का टर्म है, लेकिन बीच में डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा। राज्यसभा सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और स्टेट से इलेक्शन होता है। अब मुझे आपको राज्यसभा का मैकेनिज्म बताने दो। देखो जो राज्यसभा है ना, ठीक है, राज्यसभा मतलब इसको हम बोलते हैं सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है? जितने स्टेट्स हैं वहां से चुन करके लोग राज्यसभा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, कोई भी स्टेट उठा लो, सभी स्टेट्स में कुछ कुछ सीट्स फिक्स्ड हैं, राइट। यहाँ से ए सीट, बी सीट, डी सीट, एक्स सीट, वाई सीट, इतने सीट हम लोग अपने एमएलएस को चुन करके राज्यसभा के अंदर में भेजेंगे। मतलब सारे के सारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो लोग आपस में चुनते हैं कि हमें अपने स्टेट से राज्यसभा में किसको भेजना है। इसलिए उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स से चुन करके लोग आए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, जो राज्यसभा है, राइट, ये डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि सर लोकसभा से हम लोग सरकार बना रहे हैं, कल सरकार बदल गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गया। राज्यसभा से तो सरकार नहीं बन रहा है, नो कॉन्फिडेंस राज्यसभा में तो पास नहीं हो रहा है, समझो, है ना। कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में चाहिए। जो मिनिस्टर्स हैं लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। राज्यसभा में स्टेट ने अपने हाथ से लोगों को भेजा है, तो राज्यसभा इज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट बॉडी। क्या है सर? ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा का जो टेन्योर है, टाइम है, वो है सर 6 साल। राज्यसभा 6 साल के लिए होती है, इसका टेन्योर क्या है? दिस इज 6 इयर्स। तो राज्यसभा में हर 2 साल पे याद रखना
1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। कितने? 1/3। अब आप इसको जोड़ करके देख लो तो 6 साल पे, टोटल 6 साल में सर सारे लोग रिटायर हो गए, है ना। तो आपको याद रखना हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो रहे हैं, या 1/3 रिटायर हुए, 1/3 इलेक्ट होकर के आ गए स्टेट से। अगले 2 साल में 1/3 रिटायर हुआ, 1/3 नए इलेक्ट होकर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/3 रिटायर हुआ, वो नए इलेक्ट होकर के आ गए। अब ये जो 1/3 इलेक्ट होकर के आए थे, अब ये आगे रिटायर हो जाएंगे, इनका 6 साल पूरा हो गया। तो इस तरीके से 2-2 साल का इनका टेन्योर चलते रहता है। आ जाओ भैया देखो, राज्यसभा में सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, है ना। और मैंने आपको बता दिया था इस 250 में से 238 लोग इलेक्टेड हैं, 12 लोग नॉमिनेटेड है, ये भी हमने पढ़ लिया है। प्लस मैं आपको ये भी बता चुका हूं सर, जो राज्यसभा है एक परमानेंट बॉडी है, 1/3 लोग हर 2 साल रिटायर होते हैं। अब इससे बेस्ट और कौन क्या ही पॉलिटी पढ़ाएगा। तो मतलब कभी कभी तो अपने को फील होता है अपन ही भगवान है, इतने बेसिक तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को समझा रहा हूं, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कमिंग बैक, चलो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब पार्लियामेंट के ना कुछ प्रोसीजर्स है, अब यहाँ पे मैं कटौती करूंगा क्योंकि ये लंबे टॉपिक है, इसको अपन लंबे सेशंस में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट मैं आपको समझा के आगे निकलूंगा। समन का मतलब होता है पार्लियामेंट को बैठाना, तो राष्ट्रपति साहब पार्लियामेंट को बैठा सकते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब होता है खत्म करना, मतलब अब सेशन खत्म हो गया, ठीक है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सर आज पार्लियामेंट बैठी थी बट 1 घंटे बाद लगा कि हमारा डिस्कशन खत्म है, तो आज हमने पार्लियामेंट को आज के लिए एडजॉर्न कर दिया। तो एडजॉर्न मींस टेम्पररी कैंसिलिंग दी सिटिंग, उस दिन की सिटिंग को खत्म करना, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, उसको बोलते हैं एडजॉर्न। पूरे सेशन को खत्म करना उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, है ना। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है सर मेजोरिटी खत्म हो गई लोकसभा में, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहीं चले गए, चीफ मिनिस्टर, मेंबर सब डिसॉल्व हो गया, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से पूरी पूरी हाउस बैठेगी। तो डिसोल्यूशन का मतलब पूरा का पूरा लोकसभा खत्म हो गया, समझो, है ना। हर 5 साल में हो जाता है। कोरम मतलब होता है सर मिनिमम 1/10, मतलब एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स अगर आएंगे ना तो ही जा करके पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट होगा। मतलब अगर सपोज करो 550 लोग चाहिए आपको लोकसभा में, तो अगर 55 लोग से कम लोग आए हैं तो उस दिन सेशन नहीं बैठेगा, मिनिमम 1/10 तो चाहिए ही चाहिए, इसको बोलते हैं कोरम। अच्छा, अब आपके पार्लियामेंट में कुछ इंपॉर्टेंट सा टाइम होता है। सबसे पहला जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। मतलब आप पार्लियामेंट में आए, आपको किसी प्रकार से सवाल पूछना है गवर्नमेंट से, एमपी से, मिनिस्टर से, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेड अनस्टेड, स्टेड अनस्टेड मतलब लिखित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, फिर एक होता है 0 आवर, कुछ रैंडम सा क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको अभी भी कुछ डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है एजेंडा ऑफ द डे, कि चलो आज पार्लियामेंट क्यों बैठी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये सब के सब की डिवाइसेस है ना। मोशन, आपके पार्लियामेंट में कुछ भी होता है तो मोशन के थ्रू होता है। मतलब अगर हमें आज कुछ चीज को डिस्कस करना है तो एक पेपर में आएगा मोशन के रूप में कि सर आज हमारा एजेंडा ऑफ द डे ये है आज का मोशन। आपका पार्लियामेंट में कुछ भी होगा तो उस मोशन के थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल नो कॉन्फिडेंस, हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं, हमें लगता है कि इनकी मेजोरिटी खत्म, मोशन आएगा नो कॉन्फिडेंस, है ना। सेंसरशिप का मोशन, एडजॉर्नमेंट का मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये आगे पढ़ाऊंगा। मतलब ये डिटेल में अपने को 25 डेज वाला चैलेंज जो है ना उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो, वहां से आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मतलब कोई एक अर्जेंट इशू है उसके ऊपर में हमें मिनिस्टर्स का अटेंशन ग्रैब करना है कि सर आप क्यों नहीं देख रहे हो, ये एक अर्जेंट सा इशू है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, है ना। ये इस तरीके के मोशंस आते हुए नजर आएंगे। फिर आता है सर जुडिशरी, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजीली कवर अप हो जाएगा, अब यहां से चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगा, फिर आपको हाई कोर्ट दिखाई देगा। अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से 147 दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट को हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप अपील नहीं ले सकते। कंपोजिशन की बात करो तो एक चीफ जस्टिस और उनके साथ में 33 जजेस आपको और दिखाई देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत जूम करने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके देखो, राइट, मोबाइल में देख लो या फिर लैपटॉप में देख लो, बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, रिवाइज कर लेना, सारा कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो सर सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। पहले एक एनजेएसी बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको बाद में स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया गया। हटाएंगे कैसे, तो सर राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं, किसको, आपके जो जजेस हैं उनको, स्पेशली जब पार्लियामेंट में इंपीचमेंट पास हो जाएगा, मतलब पार्लियामेंट बहुमत के साथ पास कर लेगी कि हमें इनको नहीं जरूरत है, हम इनको हटाना चाहते हैं, तो आप हट जाएंगे। अच्छा, आपके जजेस को हटाने का भी एक ही कंडीशन दिया हुआ है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर लग रहा है कि ये मिसबिहेवियर किया है जज ने तो हट सकते हैं, या फिर इनकैपेबल है
मानसिक संतुलन खो चुके हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। तो आपके संविधान में दो ही एक ऐसे पद हैं जिनको हटाने के रीजंस दिए हुए। एक है राष्ट्रपति, क्या कंडीशन दिया हुआ है राष्ट्रपति को हटाने का, क्या रीजन दिया हुआ है सर? तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रीजन दिया बहुत ही सिंपल है, क्या है रीजन फटाफट बताओ सर? प्रेसिडेंट को हटाने का रीजन था वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जज को हटाने का रीजन है सर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस लिख दिया हुआ है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के 65 साल के एज तक रह सकते हैं और इनका ओथ दिलाएंगे आपके राष्ट्रपति महोदय। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर की बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल पावर का मतलब है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई मुद्दा है तो उन मुद्दे को सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर एक तरफ सेंटर है और एक तरफ एक स्टेट है, सेंटर स्टेट के बीच के मुद्दे हैं, सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ सेंटर और एक तरफ बहुत सारे स्टेट हैं, इनको भी सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सेंटर स्टेट के मुद्दों को सॉल्व करने का। मतलब इसको बोलते हैं सर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ओनली पावर दैट इज देयर विद द सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर है। फिर आपको दिखाई देगा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपील करते 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 हाईएस्ट अपील आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर आप भगवान के पास ही जाओगे, उसके बाद तो कहाँ ही अपील करोगे। फिर आपको दिखाई देगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आपके राष्ट्रपति साहब कभी कभी आपके पार्लियामेंट, मतलब आपके राष्ट्रपति साहब बोल सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मुझे इस पर थोड़ा आपका एडवाइस चाहिए कि ऐसा मुद्दा है कैसे देखना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना एडवाइस कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपने जो एडवाइस किया राष्ट्रपति को, अभी राष्ट्रपति साहब के ऊपर है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। इट इज ऑल अप टू दी प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्टिकल 32 के अंदर में फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आप रिट्स जारी कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ बोला उसको एक जगह नोट डाउन कर लिया जाता है, उसको आने वाले जजमेंट्स में एज अ पुराना जजमेंट उसको यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लोअर कोर्ट्स भी अपने जजमेंट्स में यूज करते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था ना, हाँ तो अब आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जजमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज प्रेसिडेंट्स कैन पनिश फॉर सेल्फ कंटेम्प्ट, है ना। देखो रिव्यू पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है। उसमें आपको जुडिशियल रिव्यू भी दिखाई देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिव्यू कर सकती है किसी कानून को। आर्टिकल 13 के अंदर में आपको जुडिशियल रिव्यू दिखाई देगा, राइट। आर्टिकल 13 की मदद से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के बनाए हुए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। सपोज करो कोई एक ऐसा कानून बनाया गया है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है उस फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाले कानून को खत्म कर देगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बाकी आप अगर हाई कोर्ट देखोगे तो हाई कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट एक स्टेट में कहते हैं। हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ही हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। वो पूछते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर से, या उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस है, राइट, उस हाई कोर्ट के, उनसे पूछते हैं, इन तीनों से पूछ करके राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। रिमूवल भी कैसे होगा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होगा, पार्लियामेंट में इंपीचमेंट प्रोसेस पास करके। मतलब जैसा आप, बेस्ट एग्जांपल है जस्टिस वर्मा, क्वेश्चन आ सकता है रिमूवल ऑफ जजेस को लेके, क्योंकि जस्टिस वर्मा इस पर न्यूज में, अभी वनडे एग्जाम्स लेके यूपीएससी तक सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है इंपीचमेंट ऑफ व्हाट, जज को लेकर के, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा को हटाने का क्या तरीका बताया गया? पार्लियामेंट में आपको इंपीचमेंट प्रोसेस को पास करना पड़ेगा, भले वो हाई कोर्ट के जज क्यों ना। हाई कोर्ट के पास भी सर कुछ इंपॉर्टेंट से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इलेक्शन पिटीशंस हाई कोर्ट देख सकता है, कोई कंपनी लॉ है, मैरिज और डाइवोर्स का केस है, वो भी हाई कोर्ट देख सकता है। अपील में स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा अपीलिंग बॉडी कौन है? हाई कोर्ट है, मतलब स्टेट में लोअर कोर्ट अपील करते करते हाई कोर्ट तक आएंगे। उसके बाद आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट के पास भी पावर है क्या? फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने का। और सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट भी चीजों को सुपरवाइज कर सकता है। बाकी उसके नीचे जुडिशियल एक्टिविज्म और लोक अदालत कुछ भी नहीं है, आप इसको एक सिंगल रीडिंग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जुडिशरी वाला एंगल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट मी हैव सम वाटर। अब कुछ भी नहीं है, अब चीजें यहां से स्मॉल, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच के कुछ रिलेशंस।
इसी टॉपिक को भी मैंने कल ही कराया था, राइट, और 25 डेज चैलेंज में पूरी क्लास कराई थी 1.5 घंटे के आसपास। देखो हमारा जो देश है फेडरलिज्म है, पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना, क्वाजी फेडरल है। हमारे पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है। सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग क्यों है सर? सेंटर इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारे साथ जो इतने सारे स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट कुछ भी करने लग जाएगा तो सेंटर का काम है इन सभी स्टेट्स को ऑर्डर्स देना, डायरेक्शन देना, एक दिशा में एक साथ लेके चलना। ठीक है, हमारे पास में सर यूनिटरी बायस फीचर है, मतलब हमारे पास में यूनिटरी फीचर्स है। यूनिटरी फीचर फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एकमात्र सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, स्टेट भी फॉलो करेंगे, सो यूनिटरी फीचर्स भी आपको दिखाई देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा हमारे पास में सर फेडरलिज्म में क्या है, किस तरीके से चीजें डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, नीति आयोग जो पॉलिसी बनाएगा सेंटर के लिए भी बनाएगा प्लस स्टेट के लिए भी बनाएगा, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज फेडरल फीचर। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, अगर स्टेट्स के बीच में कोई दिक्कत हो गया तो उसके लिए काउंसिल बनाई जाती है आर्टिकल 263 के अंदर में, वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हैंडल करती है। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, मतलब सेंटर जो है वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है। सेंटर जो है वो स्टेट को बोल सकता है कि आपको इस तरीके से संवैधानिक प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करना चाहिए। अगर सेंटर के दिए हुए आदेश को, इंस्ट्रक्शन को स्टेट फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटर स्टेट के ऊपर में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस, अगर हमें कोई एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है जैसे आईएएस आईपीएस पूरे देश के लिए, वो भी आपका सेंटर यानी कि पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। प्रीसाइजली बताऊं तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो सकती है। इंटर स्टेट काउंसिल, दो स्टेट्स के बीच में लफड़ा है, काउंसिल बनाना है तो आपका कौन बनाएगा सर? पार्लियामेंट बनाएगा, राइट। अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाएंगे, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जैसे डिफेंस, पुलिस, बैंकिंग, ये सब अलग अलग कानून किस पे कौन बना सकता है, इट इज ऑलरेडी गिवन देयर, है ना। अगर हम पार्लियामेंट की पावर देखें तो पार्लियामेंट सर स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जब नेशनल इंटरेस्ट का कोई मुद्दा हो, मतलब अगर सपोज करो स्टेट में कोई एक ऐसा इशू है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट आके रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट को कि सर इस पे आप कानून बनाइए क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। प्लस नेशनल इमरजेंसी लग गया तभी बना सकता है। स्टेट ने अगर आके बोल दिया कि सर आप इस पे कानून बनाइए, दो या दो से ज्यादा स्टेट ने आके पार्लियामेंट को रेकमेंड किया, तो भी पार्लियामेंट उस स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन में देखो तो फाइनेंशियल रिलेशन मतलब क्या है, आपके पास में टैक्सिंग का पावर है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर टैक्स लेता है। दूसरा, सेंटर ग्रांट्स देता है स्टेट को, अगर उसको लगता है कि किसी स्टेट के पास में बहुत रिसोर्सेस नहीं है तो सेंटर ने ग्रांट्स दे दिया। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कितना रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेंटर उस हिसाब से सारे स्टेट्स को रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पैसा देता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से। बाद में तो सर जीएसटी आ गया। अब जीएसटी के बाद आपको पता ही है कि सेंटर के पास में मेजोरिटी ऑफ पावर आ चुके हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा लोकल गवर्नेंस में एक जगह पंचायती राज और एक जगह म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज को बनाया गया था ताकि जो रूरल एरियाज है वहां पे क्या कर सके हम सर, उन एरियाज को हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सके, उनको लीड कर सके। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि लोकल लेवल पे चीजों को गवर्न किया जा सके। तो इसको पार्ट 9 में ऐड किया गया, 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ 1992 में। वैसे म्युनिसिपैलिटी सर इसको भी 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया पार्ट 9 के ए में, 12th शेड्यूल में, और ये ऐड हुए 11th शेड्यूल में। ये सब के सब ऐड किए गए हैं। काम क्या है सर? तो 3 टियर सिस्टम है। ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे है, पंचायत समिति ब्लॉक के लेवल पे है, और ब्लॉक को जोड़ दोगे तो जिला बन जाएगा, फिर आएगा जिला परिषद। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो अपने एरियाज में खुद को रेगुलेट कर सके। ठीक है, विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक, देन विल बी अगेन बैकिंग विद द सेशन। आप इसको 2 मिनट फॉरवर्ड कर लेना, मैं ट्रिम कट नहीं करूंगा बिकॉज अल्टीमेटली आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर एंड देन विल बी बैक विद द सेशन अगेन। विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक, आप इसको फॉरवर्ड कर लो।
सो एनीवेज कमिंग बैक अगेन, तो हाँ मैं आपको ही बता रहा था कि 3 लेवल पे डिवाइड किया गया। एक गांव का लेवल, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक का लेवल आता है, ठीक है, पंचायत समिति, उसके ब्लॉक्स के ऊपर आता है जिला परिषद। मतलब ये 3 लेवल पे लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और अपने एरिया को गवर्न कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम में। अगर किसी भी स्टेट में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो उसमें पंचायत समिति एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब वहां पे गांव का लेवल और गांव के बाद सीधा हम शहर पे आ जाएंगे। अगर 20 लाख से कम, 20 लाख मतलब बहुत कम आबादी है राइट किसी भी स्टेट के लिए, तो वहां पे सिर्फ 2 ही सिस्टम दिखाई देगा, अदरवाइज आपको इन जनरल 3 सिस्टम दिखाई देगा। इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजन क्या है, रिजर्वेशन दिया गया हुआ है। एससी एसटी को, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन, 5 साल के लिए लोग अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब 5 साल के लिए इलेक्शन लड़के आते हैं और स्टेट का फाइनेंस कमीशन और स्टेट का इलेक्शन कमीशन इनको ध्यान देता है, मतलब स्टेट लेवल पे जो भी बॉडीज है। सिमिलर चीज को यहाँ पे देखने को मिलता है राइट, आपको दिखाई देगा नगर पंचायत, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जो गांव से शहर बन रहे हैं तो उनको रेगुलेट कौन करेगा, नगर पंचायत। म्युनिसिपल काउंसिल मतलब अर्बन एरिया, छोटे छोटे शहर है, उनको रेगुलेट कौन करेगा, म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा महानगरी है, बहुत बड़ा शहर है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको म्युनिसिपैलिटीज दिखाई देंगे। तो इनको बनने से पहले ना बहुत सारी कमिटीज बनी थी, अशोक मेहता कमेटी, बहुत सारी कमेटी, तब जाकर के डेवलप होते हुए आते हैं। अब एक लास्ट है सर इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक है सर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में लग सकती है। एक है सर प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 में। और एक है सर फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में। आपको बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। अगर सपोज करो हमारे देश में ऐसा होता है कि हमारे देश के ऊपर में अटैक होने वाला है, फिर हम किसी के साथ युद्ध पे जाने वाले हैं, यानी कि अगर हम वॉर कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन कर रहे हैं, तो भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है। या फिर हमारे देश में कुछ लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन कर लिया, बंदूक से रेबल कर दिया, तो भी नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। पहले क्या था ना, आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले एक शब्द ऐड किया गया था, उसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या नाम था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस शब्द को हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा, मतलब 1978 में इस शब्द को हटा दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज होता था। अब कल बेचारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लग जाए, गवर्नमेंट बोले देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं। इसलिए शब्द को हटा करके क्या जोड़ दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन, बंदूक से आपने रेबेल किया तो ही सर नेशनल इमरजेंसी लगेगा। नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, और सिर्फ 20 और 21 भी छोड़ दिया जा सकता है। इनके लिए कुछ स्पेशल से कंडीशंस हैं। अभी कल मैं इमरजेंसी वाली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, वहां पे इसको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। फिर आप देखो प्रेसिडेंट रूल, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर्स के ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में जो सेंटर है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इसके पीछे रीजन है सर, एक सेंटर है, इसको 28 स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर ये स्टेट्स सेंटर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हो सकता है ना कि ये स्टेट बोले कि मुझे एक दूसरा देश बना दो, ये भी बोल दे मुझे दूसरा देश बना दो। इसीलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को बहुत पावर दिया गया है कि भाई साहब अगर आपके ऑर्डर्स को स्टेट कॉम्प्लाई नहीं कर रहे, राष्ट्रपति शासन लगाइए, उनसे काम कराइए। क्यों काम कराइए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश में क्या है सर, हमारे देश को एक साथ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई स्टेट्स आपके बाहर नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर सपोज करो आपके स्टेट्स में लगता है कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज खराब हो चुके हैं, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, कोई भी ऐसी चीज जो काम नहीं कर रही, तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में लगेगा और आर्टिकल 365, 2 ग्राउंड्स पे लगता है, ठीक है। अच्छा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, अगर लगता है कि सर आपके देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रही, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दीजिए उस देश में, मतलब अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के चीजों को ठीक ठाक करिए। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन अगर लग गई समझ करो तो फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब में इवन बड़े बड़े अधिकारी है, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ जो कोर्ट के जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी भी कम हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, यानी कि पैसे का अभाव है, तो देश में पूरी इमरजेंसी लग गई है, राष्ट्रपति इस इमरजेंसी को लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी लगाने का प्रोसेस, हटाने का प्रोसेस सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। फिर आपको सर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिखाई देंगी, इनमें कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं है, आपको बस इसको रीड कर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब कुछ ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र संविधान में किया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब कुछ ऐसी बॉडीज जिनको हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया, इनको हमने एक्ट के द्वारा बनाया या फिर हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया। इस चीज को याद रखना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 2 तरीके से बन सकती है। अगर आप एक्ट के द्वारा बनाओगे तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ह्यूमन राइट कमीशन का कोई एक्ट था, उस बेसिस पे उस बॉडी को बनाया गया, इसको हम बोलते हैं
स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राष्ट्रपति जी ने साइन किया, बॉडी बन गई। फॉर एग्जांपल आपको दिखाई देगा, पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग। नीति आयोग के लिए कोई एक्ट थोड़ी पास किया गया है ना, तो ये क्या है, दिस इज दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज दी कॉन्स्टिट्यूशन। यू जस्ट नीड टू रीड। जैसे आप देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैंने क्या बोला, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक एक्ट पास हुआ था 1993 में, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी जो मैंने बोला है, बस आपको इसको रीड करना। नीति आयोग, ठीक है, कोई एक्ट से नहीं बना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। इसके पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को बना दिया कि ये क्या है, दिस इज द थिंक टैंक। और ये सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के लिए पॉलिसीज बनाता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट से अमेंडमेंट्स हुए और कुछ इंपॉर्टेंट से जजमेंट्स है। अमेंडमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं। सर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1976 में, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। में यहाँ पे लिखा भी है, इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, मैं इसको थोड़ा जूम ही कर देता हूं, ठीक है, ऑलराइट। सर ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है। क्या क्या ऐड कर दिया गया सर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी जैसे शब्द प्रीएम्बल में ऐड किया गया, पहले ही बता चुका था मैं आपको। फिर डीपीएसपी को ऐड किया गया, डीपीएसपी में कुछ सारे आर्टिकल्स को ऐड किया गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान, मतलब बहुत चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट कब होता है, 1976 में। फिर 44th अमेंडमेंट होता है 1928 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इमरजेंसी में मैंने आपको बताया कि सर इंटरनल डिस्टर्बेंस को इधर से हटा करके आर्म्ड रिबेलियन जैसे शब्दों को ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट है ना। फिर 73rd 74th अमेंडमेंट सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, गांव के लिए, शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी, इसको ऐड किया गया, है ना। 97th अमेंडमेंट, इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे देश के कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे उनको संविधानिक दर्जा मिला, दे आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। हम उनको संविधान में एक समान ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा इसमें और क्या दिखाई देगा, सो यू कैन मोर सी इज, लेट मी फर्स्टली रब दिस, आपको इसमें और क्या दिखाई देगा, तो सर आपको इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल 101 अमेंडमेंट हुआ 2016 में, हमने जीएसटी ऐड कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब एक बार में जीएसटी ऐड किया गया, जीएसटी लिया जा रहा है। 102, 3, 4 एंड 5 ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। स्पेशली आपको मैं अगर बता दूं तो 103 अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया है, राइट। 102 अमेंडमेंट में जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और अभी सर एक 106 अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले टाइम पे हम 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व रखेंगे, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, हर जगह, ठीक है। अभी उसका टाइम फ्रेम एक मेंशन किया गया, अभी नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर में इसको किया जाएगा। तो 106 अमेंडमेंट रिसेंट है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज ऑल। इसके बाद कुछ भी नहीं है। आज के सेशन से आपको क्या की टेक अवे मिला है, मैंने आपको सारे थीम्स रिवाइज करा दिए हैं। इन थीम्स को अच्छे से अपने बुक से फिर से रिवाइज करना, इन नोट्स को 2 से 3 बार रीड करोगे, प्लस 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी को जरूर देखना अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि वहां पे आपको चीजें और क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके साथ मैंने आज आपका वन शॉट पॉलिटी का पूरा मैराथन कराया है, ठीक है। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन आई स्ट्रांगली फील आप सभी का जो पॉलिटी है ये एक बार में रिवाइज हो चुका होगा। बाकी इस कंटेंट को आप कहां से डाउनलोड करोगे, यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपने यहां तक देखा हो, विच इज अ वेरी बिग थिंग, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा, सो दैट द यूट्यूब एल्गोरिथम गिव इट अ पुश एंड इट कैन रीच टू द वाइडर सेक्शन of audience. So with this we end the session. Thank you so much everyone. It is lovely to have you people watching this session up to now. It shows that how regular, how consistent or how hardworking you guys are. So if you guys are so hardworking, definitely you will get result today or tomorrow. It's just a moment of time. So keep on working hard. God bless you all. Thank you so much everyone. See you tomorrow in tomorrow's session. Thank you so much.